हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ज़ीरोधा में हमारे बिजनेस के लिए और इंडिया के हर ब्रोकर के लिए क्रिटिकल है। उन्हीं की वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं और वो इकोसिस्टम भी जिसका हम एक हिस्सा हैं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई है। उन्होंने इस हफ्ते अपने आईपीओ के पेपर्स फाइल किए हैं और इसका साइज लगभग 30,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचने की उम्मीद है। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। ये आईपीओ एक प्योर ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एनएसई खुद कोई पैसा रेज नहीं कर रहा, इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैश आउट कर रहे हैं। उनका ऑफर डॉक्यूमेंट एक गोल्ड माइन है। हम हर दिन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें भी इधर ऐसी कुछ चीजें मिली हैं जो हमने पहले पूरी तरह से नहीं सोची थी। आज के इस वीडियो में हम एनएसई आईपीओ को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनएसई क्या है और ये कितना बड़ा है। फिर हम ये समझेंगे कि एनएसई पैसे कैसे कमाता है और ये पैसे जाते कहाँ हैं। हम एनएसई के क्लियरिंग हाउस एनसीएल के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनएसई क्या है और ये कितना बड़ा है। देखो दोस्तों, जब आप ज़ीरोधा पर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप अपना ऑर्डर रूट करने के लिए एक एक्सचेंज भी चूज करते हैं, जिसमें से एनएसई या बीएसई आप चूज कर सकते हैं। आपके ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए कई एंटिटीज एक साथ काम करते हैं। एक्सचेंज एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एक डिपॉजिटरी, पर एक्सचेंज इसके सेंटर में होता है। ये वो वेन्यू है जहां एक्चुअल ट्रेड होता है। यहाँ आपके बाय ऑर्डर को एक सेल ऑर्डर के साथ मैच किया जाता है और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है। ज़ीरोधा आपके ट्रेड को एनएसई तक पहुंचाने के लिए एक ब्रोकरेज चार्ज करता है। बदले में एनएसई अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड्स रूट करने के लिए ज़ीरोधा से एक फीस चार्ज करती है। कुछ साल पहले ग्लोबल फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस में इंडियन कैपिटल मार्केट्स बहुत कम इंपॉर्टेंट थे। ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट्स और गोल्ड में रखते थे, और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज थी जिससे ज्यादातर लोगों का कोई रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन लगभग पिछले एक डेकेड में ये तेजी से और बहुत ड्रामेटिकली बदल गया है। इंडिया अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट है। मार्च 2026 तक लगभग 13 करोड़ इंडियंस एनएसई पर इन्वेस्टर्स जैसे रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 2 साल पहले उस नंबर ने 9 करोड़ को क्रॉस किया था। मतलब इंडिया ने सिर्फ 2 साल में लगभग 4 करोड़ नए इन्वेस्टर्स ऐड किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में 108 कंपनीज एनएसई के मेन बोर्ड पर लिस्ट हुई हैं, जो कई सालों में सबसे हाईएस्ट नंबर है। इक्विटीज, डेट, म्यूचुअल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर एक साल भर में इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू 20 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा मोबिलाइज किया गया है। एनएसई इस सब के सेंटर में होते हुए हर उस एक्टिविटी से पैसा कमाता है जो इसके थ्रू फ्लो होता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में एनएसई का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 16,600 करोड़ रुपीस था। उसमें से लगभग 13,000 करोड़ रुपीस या रफली 79% उन ट्रांजैक्शन चार्जेस से आया जो एनएसई उसके प्लेटफॉर्म पे होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर कलेक्ट करता है। उसमें से कैश इक्विटीज ने लगभग 1,500 करोड़ रुपीस जनरेट किया, जबकि इक्विटी फ्यूचर्स ने और 1,500 करोड़ रुपीस जनरेट किया। लेकिन मेगा अर्नर इक्विटी ऑप्शंस थे जिसने अकेले 10,000 करोड़ रुपीस जनरेट किए, यानी एनएसई के टोटल रेवेन्यू का 60%। उसका एक बड़ा हिस्सा एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट का रिजल्ट था, निफ्टी 50 वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। एक डेकेड पहले ऑलमोस्ट कुछ ना होने से लेकर ये अब इंडिया में सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। एनएसई का रेवेन्यू का बाकी 21% 4 जगहों से आता है। पहला डेटा कनेक्टिविटी चार्जेस हैं, जिसे ट्रेडिंग फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस एनएसई के मैचिंग इंजन के साथ एक डायरेक्ट और फास्ट कनेक्शन के लिए पे करते हैं। बड़ी फर्म्स अपने सर्वर्स एनएसई के डेटा सेंटर के अंदर ही को-लोकेट करते हैं ताकि उनके ऑर्डर्स बाकियों से कुछ माइक्रोसेकंड्स आगे पहुंचे। उस सर्विस की फीस काफी बड़ी हो सकती है, जो इसके फंड में लगभग 1,100 करोड़ रुपीस लाती है। फिर डेटा फीड और टर्मिनल सर्विसेज हैं। ब्लूमबर्ग से लेकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और एनालिटिक्स प्रोवाइडर्स तक सभी रियल टाइम प्राइसेस एक्सेस करने के लिए एनएसई को पे करते हैं। ये और 470 करोड़ रुपीस अर्न किया। इसने लिस्टिंग सर्विसेज से भी लगभग 350 करोड़ रुपीस बनाए, जिसमें लिस्टेड कंपनी से एनुअल फी प्लस आईपीओ प्रोसेसिंग फीस आता है। और फाइनली आता है इंडेक्स लाइसेंसिंग, जो फंड मैनेजर्स अपने प्रोडक्ट्स में निफ्टी नाम को यूज करने के लिए पे करते हैं। इससे इसने लगभग 150 करोड़ रुपीस अर्न किया। अगर देखा जाए तो ये मार्केट अंडर डेवलप्ड है। इंडिया में पैसिव फंड्स में 8 लाख करोड़ रुपीस हैं जो निफ्टी इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। एनएसई इस सब को लाइसेंस करने से सिर्फ 150 करोड़ रुपीस अर्न करता है।
इसका ग्लोबल एक्सचेंजेस से कंपैरिजन करो। जहां इंडियन एक्सचेंजेस अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ट्रांजैक्शन चार्जेस से अर्न करते हैं, वहीं ग्लोबल एक्सचेंजेस बहुत अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। जैसे नैस्डैक ने एक बड़ा डेटा और टेक्नोलॉजी बिजनेस बिल्ड किया है। इसके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा अब डेटा सब्सक्रिप्शंस, एनालिटिक्स और इंडेक्स लाइसेंसिंग से आता है, जो इस बात से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है कि किसी भी गिवन डे पर मार्केट्स कितने एक्टिव हैं। ऐसे ही लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने 2021 में रेफिनेटिव को अक्वायर किया, जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल डेटा बिजनेसेस में से एक है। इसके साथ इसके रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा भी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं रखता। इन बिजनेसेस ने डेटा और इंडाइसेस को मोनेटाइज करके, जिसे लोग सब्सक्राइब करते हैं, खुद को मार्केट एक्टिविटी के अप्स और डाउन से रेजिलिएंट बना लिया है। वहीं एनएसई का रेवेन्यू लगभग पूरी तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटी का एक डायरेक्ट फंक्शन है, और इसीलिए जब भी ट्रेडिंग को गवर्न करने वाले रूल्स बदलते हैं तो एनएसई की इनकम भी बदल जाती है। ऐसा अक्टूबर 2024 में भी हुआ है, जब सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स को रीस्ट्रक्चर करने का एक सर्कुलर इशू किया। हर दिन के डिफरेंट एक्सपायरी से इसने चीजों को कट करके हर एक्सचेंज पर एक वीकली एक्सपायरी तक लिमिट कर दिया। इसने लॉट साइजेस को भी ट्रिपल कर दिया और एक्सपायरी डे ऑप्शंस पर नए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। इन मेजर्स ने रिटेल स्पेक्यूलेशन को कम किया, जो कि इनका प्लान भी था, लेकिन इससे डेरिवेटिव्स वॉल्यूम बहुत गिर गए और एनएसई का रेवेन्यू भी इसके साथ ही गिर गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 25 के लगभग 17,100 करोड़ रुपीस से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 26 में 16,600 करोड़ रुपीस हो गया। प्रॉफिट लगभग 12,200 करोड़ रुपीस से गिरकर लगभग 10,000 करोड़ रुपीस हो गया। ये सारी वॉलेटिलिटी एक सिंपल बात का साइन थी कि एनएसई ट्रेडिंग वॉल्यूम से कितना ज्यादा लिंक्ड था। सेबी इंडिया में हर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को रेगुलेट करता है, चाहे वो ब्रोकर्स हो, फंड मैनेजर्स हो, डिपॉजिटरीज हो या एक्सचेंजेस। पर एनएसई का एक्सपोजर सबसे अलग है। सेबी के रूल्स सिर्फ एनएसई के कॉस्ट्स या कंप्लायंस प्रोसेसेस को अफेक्ट नहीं करते। जो कुछ भी सेबी करता है वो अल्टीमेटली उस एक्टिविटी में दिखता है जो एक्सचेंजेस पर हो रहे होते हैं। क्योंकि एनएसई का बहुत सारा रेवेन्यू डेरिवेटिव से आता है, जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से सेबी के रूल्स से डिफाइंड है। सेबी जो भी रूल चेंज करता है वो सीधा एनएसई की टॉप लाइन में फ्लो होता है। एनएसई इस डिपेंडेंस को चाहे भी तो नहीं बदल सकता। पर एनएसई का जो कमाया पैसा है वो जाता कहां है? पिछले साल एनएसई ने रेवेन्यू में जो 16,600 करोड़ रुपीस अर्न किए, उसके लिए इसने लगभग 6,000 करोड़ रुपीस खर्च भी किए। उससे इसके पास लगभग 10,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बचा, मतलब लगभग 51% का मार्जिन। इस कॉस्ट स्ट्रक्चर में बहुत कुछ है जो आपको इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे जो अमाउंट ये एम्प्लॉइज पर स्पेंड करता है वो बहुत हाई नहीं है, ये सिर्फ 790 करोड़ रुपीस है। 16,600 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू वाली कंपनी के लिए ये एक बहुत छोटा फिगर है। ज्यादातर बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस अपने रेवेन्यू का 1/3 या उससे ज्यादा लोगों पर स्पेंड करते हैं। एनएसई 5% के अंदर स्पेंड करता है, क्योंकि इस बिजनेस में सिंपली बहुत लोग नहीं लगते। एनएसई का प्रोडक्ट एक मैचिंग इंजन है, मतलब एक सॉफ्टवेयर जो पर सेकंड मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस करता है। जो एसेट्स इसके लिए मैटर करते हैं वो हैं सर्वर्स, केबल्स और कोड, और इसका टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग इसे रिफ्लेक्ट भी करता है। एनएसई ने फाइनेंशियल ईयर 26 में टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस पर लगभग 1,300 करोड़ रुपीस स्पेंड किए। ये 2 साल पहले स्पेंड किए गए 790 करोड़ रुपीस से एक बड़ा जंप है। इसने टेक्नोलॉजी में और 420 करोड़ रुपीस के कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी किए। तो कुल मिलाकर लगभग 1,700 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 26 में टेक्नोलॉजी में गए, मतलब एनएसई के पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग 3/4। एनएसई के स्पेंडिंग का एक इससे भी बड़ा हिस्सा सेबी को जाता है। ये रेगुलेटर को ट्रेडिंग टर्नओवर के बाद एक रेगुलर फी पे करता है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 800 करोड़ रुपीस था। लेकिन बड़ा एक्सपेंस इसका सेटलमेंट फीस था, जिसे इसके स्टेटमेंट्स में एक अलग लाइन मिलता है। ये इफेक्टिवली रेगुलेटरी फाइन्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में इसने सेबी को सेटलमेंट फीस में 1,400 करोड़ रुपीस पे किए, प्राइमरीली टीएपी मैटर की वजह से। ये एक रेगुलेटरी केस है जिसे इसने हाल ही में सेटल किया। केस इस बारे में था कि कैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास इसके सिस्टम का प्रिविलेज्ड एक्सेस था। इसने सितंबर 2024 में सेबी को लगभग 640 करोड़ रुपीस भी पे किए थे। पिछले 3 सालों में एनएसई ने ऐसी सेटलमेंट्स में रफली 2,200 करोड़ रुपीस पे किया है। इसे अगर थोड़ा पर्सपेक्टिव दिया जाए तो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 26 में इसने डिविडेंड्स में 8,660 करोड़ रुपीस पे किए। जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसके पास जनरली 2 चॉइसेस होते हैं, इसे ग्रो करने के लिए बिजनेस में री इन्वेस्ट करें या डिविडेंड्स जैसे इसे शेयर होल्डर्स को पे करें। अब ज्यादातर कंपनीज जहां हो सके वहां री इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि इस तरह वो समय के साथ और वैल्यू बिल्ड करती हैं। एनएसई के पास रियलिटी में वो ऑप्शन नहीं है।
सेबी ये कंट्रोल करता है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है, क्या अक्वायर कर सकता है और वो कितना आगे एक्सपैंड कर सकता है। तो ज्यादातर पैसा जो आता है वो सीधा सेबी के पास चले जाता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में एनएसई ने लगभग 10,300 करोड़ रुपीस अर्न किए और उसमें से 8,660 करोड़ रुपीस डिविडेंड्स में पे किए, मतलब 84% का एक पे आउट रेशियो और पिछले साल के पेमेंट के कंपैरिजन में लगभग डबल। इतना पे करने के बाद मार्च 2026 तक एनएसई की बैलेंस शीट पर इन्वेस्टमेंट में 64,771 करोड़ रुपीस थे। वैसे क्या आपको पता है कि एनएसई का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में लगभग कोई नहीं जानता, वो है इसकी सब्सिडियरी एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड या एनसीएल। जब एनएसई पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो ऑर्डर्स मैच करना प्रोसेस का सिर्फ एक हिस्सा है, पर ट्रेड को सेटल भी करना होता है, शेयर्स को बायर्स के डीमैट अकाउंट में मूव करना होता है, पैसा सेलर तक भी पहुंचना चाहिए। एनसीएल इस प्रोसेस को हैंडल करता है। ये एनएसई पर हर बायर और सेलर के बीच खुद को इंसर्ट करता है और गारंटी देता है कि सेटलमेंट होगा, तब भी अगर एक साइड डिफॉल्ट कर जाए। ये इंडिया में सबसे बड़े कैश मार्केट ट्रेड्स का लगभग 88% और इक्विटी डेरिवेटिव्स का लगभग 91% क्लियर करता है। ये वो साइलेंट गार्डियन है जो एनएसई पर हर ट्रेड की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अगर आपके स्टॉक खरीदने और सेटलमेंट डेट के बीच कोई ब्रोकर फेल हो जाता है तो एनसीएल बीच में आता है और ये इंश्योर करता है कि आपके शेयर्स पहुंच जाएं। इस गारंटी को बैक करने के लिए एनसीएल के पास लगभग 13,000 करोड़ रुपीस का एक सेटलमेंट फंड होता है। हम एनएसई के कैश फ्लो नंबर्स भी देखना चाहते थे क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। एनएसई का ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 30,000 करोड़ रुपीस था। फिर ये फाइनेंशियल ईयर 25 में कम होकर लगभग 4,000 करोड़ रुपीस हो गया, फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 24,000 करोड़ रुपीस तक बढ़ने से पहले। पर ये इंटेंस वॉलेटिलिटी क्यों? एक रीजन ट्रेडिंग मेंबर्स का सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस और मार्जिन मनी है। जब मार्केट्स एक्टिव होते हैं और पोजीशंस बड़ी होती है तो ईयर एंड पर ब्रोकर्स का ज्यादा कैश कोलैटरल जैसे एनएसई के पास रहता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये पूल फाइनेंशियल ईयर 25 के मुकाबले 14,500 करोड़ रुपीस बढ़ा, जिसने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को भी बढ़ा दिया। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये लगभग 5,500 करोड़ रुपीस कम हुआ, जिसने इसे सप्रेस किया। साफ साफ कहें तो ये वो पैसा नहीं है जो एनएसई ने अर्न किया है, ये पैसा एक्चुअली ब्रोकर्स का है और ये रिटर्न भी किया जाएगा, लेकिन तब तक एक्सचेंज कैश के एक बड़े पाइल पर बैठा है। आपको एनएसई के आईपीओ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।